नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज जो मैं नावल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आजकल मैं ये नावल पढ़ रही हूँ। बहुत ही बड़ा नावल है, जैसा आप देख सकते हैं, और ये 2003 में आया था। इसका नाम है शांताराम। इसे लिखा है ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन है। हाँ, ही वॉज बॉर्न इन मेलबॉर्न इन 1952, और ये उनकी सच्ची कहानी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नावल है, अभी मैं इसे पढ़ ही रही हूँ। तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी और इसकी कुछ स्टोरी मैं आप लोग को बताऊँगी। तो ये जो कहानी है ये एक भगोड़े कैदी के बारे में है, यानी कि ग्रेगरी डेविड के बारे में है। तो 1979 में ये ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल को तोड़ के इंडिया भाग आते हैं। इंडिया में ये लैंड करते हैं मुंबई में एक फेक पासपोर्ट पर, और एज अ फॉरेन टूरिस्ट। तो यहाँ पे इन्हें सबसे पहले मिलता है एक टूरिस्ट गाइड जिसका नाम है प्रभाकर, और प्रभाकर से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पे ये कुछ फॉरेनर्स से भी मिलते हैं जो इंडिया में रह रहे होते हैं काफ़ी लंबे समय से। एक कार्ला नाम की लड़की होती है उस फॉरेन दोस्तों के ग्रुप में, जिसके साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये उसे पसंद करने लगते हैं, और ये मुंबई के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और मुंबई को एज अ कैरेक्टर इन्होंने अपनी इस कहानी में लिखा है। भारत की काफ़ी तारीफ़ की है, यहाँ के लोगों की पॉजिटिव वे में इन्होंने लिखा है। उसके बाद प्रभाकर इन्हें इतना पसंद करने लगता है कि वो इन्हें अपने साथ अपने गांव ले जाता है। महाराष्ट्र के एक गांव का रहने वाला होता है वो, और वहाँ वो 6 महीने बिताते हैं। वहाँ की गांव की लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, मराठी में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाते हैं, और गांव के जो लोग हैं वो एक फॉरेनर को अपने बीच में पा कर के बहुत खुश होते हैं। प्रभाकर इन्हें गांव के बारे में बताता है। ये उनकी माँ से मिलते हैं और उनकी माँ से काफ़ी प्रभावित होते हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली औरत होती है। प्रभाकर की माँ ने अपने गांव को गुंडों से लड़ने के लिए एकजुट किया होता है, और इस वजह से वो उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। और गांव के वो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि उन्होंने कैसे बिना उबला हुआ कच्चा दूध पिया, और बाल्टी से नहाना, और सब लोगों का एक साथ मिलके बैठना। कोई भी कभी भी अकेला नहीं रहता है, सब एक साथ रहते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंस इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। फिर जब ये गांव से वापस आते हैं तो एक बार प्रभाकर के साथ ये एक बार से वापस आ रहे होते हैं, और रात को इन्हें लूट लिया जाता है। इनका पासपोर्ट और पैसे लूट लिए जाते हैं। तो अब इनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, था तो वो फेक ही पासपोर्ट, और ना वो एम्बेसी जा सकते हैं इसकी रिपोर्ट करने के लिए, और उनके पास पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब उन्हें होटल से चेकआउट करना पड़ता है, और प्रभाकर और उनके कुछ दोस्त उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें स्लम में रहने का ऑफ़र करते हैं। अब ये एक फॉरेनर हैं और स्लम में रहना इनके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, और ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर इन्हें स्लम में रहने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर एक दिन बहुत बड़ी आग लग जाती है, यानी कि 1/10 ऑफ द स्लम एरिया जो है वो जल जाता है। वो उसे बुझाने में अपने उन दोस्तों के साथ उसे बुझाने में मदद करते हैं, गीले बोरों के साथ उस आग को बुझाते हैं। लेकिन उस आग में काफ़ी लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। अब उन जख्मी लोगों को हॉस्पिटल वो लोग नहीं जाते हैं, तो ये कहते हैं कि जल्दी से इन्हें आप मेरी झोपड़ी में लेकर आएँ, और मेरी जो स्लम में जो उनका कमरा होता है वहाँ वो उनको लेके जाते हैं। तो ये फ़र्स्ट एड में बहुत माहिर होते हैं। फ़र्स्ट एड की इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग ले रखी होती है अपनी कंट्री में, और इनके पास एक बहुत ही अच्छी किट होती है फ़र्स्ट एड की। तो ये उन लोगों का इलाज करते हैं, पट्टियाँ करते हैं, दवाई देते हैं, स्टिचेस करते हैं, और इस तरह से जो लोग हैं वहाँ के वो बहुत उनसे प्रभावित होते हैं, और उन्हें एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर वो उन्हें देखने लगते हैं, और धीरे धीरे हर सुबह उनके पास लोग आने लगते हैं,
और वो भी अपने इस रोल को बहुत ही सहर्ष एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें ये सब अच्छा लगता है। इसके साथ ही वो वहाँ पे एज अ मिडल मैन भी काम करते हैं, यानी कि जो फॉरेन से लोग आए होते हैं वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं, और जो होटल वाले लोग होते हैं उनके बीच में वो एज अ मिडल मैन काम करते हैं। फॉरेन के लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, कहीं एज अ टूरिस्ट चाहिए, गाइड चाहिए होता है, या ड्रग्स भी चाहिए होती हैं कुछ, तो वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें उन्हें कमीशन मिलता है और वहाँ पे रहने का एक खर्चा पानी निकालने का एक साधन भी मिल जाता है। वो वहाँ के जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनसे भी मदद लेते हैं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को अच्छी तरह से चलाने के लिए। वो स्लम का जो रहन सहन होता है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि स्लम में किस तरह से लोग, मतलब वहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं होती है किसी की भी, हर कोई किसी की प्रॉब्लम को के बारे में बात कर सकता है, उसे डिस्कस कर सकता है, और इसे लोग बुरा नहीं समझते हैं। वहाँ पर जो स्लम के जो हेड होते हैं, एक कासिम अली नाम के एक इंसान होते हैं, वो उनसे भी काफ़ी प्रभावित होता है कि किस तरह से वे लोगों के जो झगड़े होते हैं उन्हें रिजॉल्व करते हैं। इस तरह का एक एग्जाम्पल वो लिखते हैं कि एक बार एक हिंदू और मुस्लिम लड़के होते हैं दो, जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन वो धर्म को लेकर के एक दूसरे के धर्म के बारे में कुछ बुरा कहते हैं और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। इसकी वजह से जो हेड होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें ये नहीं कहते कि तुमने कुछ गलत किया, वो कहते हैं कि तुमने मुझे शर्मिंदा किया है, और वो उन्हें सज़ा देते हैं कि उन दोनों की जो एक एक लेग होता है उसको रस्सी से बांध देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आज जो टॉयलेट्स हैं वो तुम लोग इकट्ठे साफ़ करोगे इसी कंडीशन में। और इसके बाद जब वो उनकी सज़ा पूरी हो जाती है, उन्हें सब लोगों के सामने उन्हें पेश किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के धर्म के बारे में एक एक श्लोक या कुछ अच्छा पढ़ोगे और फिर उसे सुनाओगे। तो इस तरह की सज़ा उन्हें देते हैं और उस झगड़े को इस तरह से रिजॉल्व करते हैं, जो कि एक बहुत ही समझदारी का काम होता है। तो एक और इंसिडेंट जो लेखक लिखता है उसमें एक शराबी पति अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारता है, और किस तरह से कासिम अली उस शराबी पति को सज़ा देते हैं और उसकी पत्नी को बचाते हैं, इसके बारे में भी वो एक इंसिडेंट उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। अब कार्ला उनके पास एक दिन आती है और वो कहती है कि वो अपनी एक फ्रेंड है जो प्रॉस्टिट्यूशन में फंस गई है और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ग्रुप के कब्ज़े में है, वो उसे वहाँ से छुड़ाना चाहता है। वो चाहती हैं कि लिन एज अ एम्बेसी के ऑफिसर बन के वहाँ पर जाएं और उसे वहाँ से लेकर आएं। तो लिन इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं क्योंकि वो कार्ला से प्यार करते हैं, और वो उसके साथ डरते डरते उस जगह पर जाते हैं। मैडम जू नाम की कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल औरत होती है जो इस ग्रुप को चला रही होती है, लेकिन मैडम जू उसे पहचान जाती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कार्ला के कहने पर यहाँ पर आए हो, और अगर तुम इस लड़की को लेके जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर वो लड़की दोबारा मेरे पास वापस आना चाहेगी तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तो इस तरह से वो उस लड़की को लेकर के वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब जो मुंबई के एक बहुत बड़े डॉन कह लीजिए, उसके साथ भी लिन की जान पहचान हो जाती है। वो उसे अपने घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और उसके वहाँ उनका आना जाना शुरू हो जाता है। अब वो डॉन चाहते हैं कि वो उनके भतीजे को अपने पास रखे, वो चाहते हैं कि वो उसे इंग्लिश सिखाए, लेकिन इंग्लिश सिखाने के साथ साथ इंग्लिश तौर तरीके भी वो सिखाए, यानी कि रोज़मर्रा की लाइफ में वो जिस तरह से इंग्लिश को यूज़ करते हैं वो उनका भतीजा उनसे सीखे। तो उस भतीजे को 3 महीने के लिए उसके पास भेज देते हैं। तो अभी तक मैंने यहीं तक ही कहानी को पढ़ा है। कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। धीरे धीरे मैं इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो बुक काफ़ी मोटी है, तो उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आगे भी इसे ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो इसके बारे में काफ़ी लिखा गया है, अच्छा लिखा गया है। दैट शांताराम इज़ डैज़लिंग,
More importantly, it offers a lesson that those we incarcerate are human beings. They deserve to be treated with dignity. Shantaram is quite simply the Arabian Nights of the new century. Anyone who loves to read has been looking for this book all their reading life. Shantaram has provided me with the richest reading experience. तो कुछ अच्छा ही लिखा गया है. Powerful, original, vivid and compassionate, extraordinary vivid. A novel of high adventure, great storytelling, moral purpose. तो ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स के बारे में लिखा गया था कि वो 1952 में मेलबॉर्न में पैदा हुए थे और शांताराम में जो भी इंसिडेंट्स हुए उन सबको उस कहानी के यानी कि 1979 में जब वो इंडिया आए थे उसके बाद कुछ साल यहाँ पे रहने के बाद वो जर्मनी चले गए थे और 1990 में उन्हें जर्मनी में पकड़ लिया गया था और उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, जहाँ पर उन्होंने अपनी जेल की सज़ा को पूरा किया और फिर एक स्मॉल मल्टीमीडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया और फुल टाइम राइटर बन गए और अभी वो मेलबॉर्न में रह रहे हैं. तो ये उनके बारे में लिखा गया है. तो चलिए अभी मैं पढ़ती रहूँगी इसे. अब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू सुनने के लिए.